अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर खिदमत हूँ डॉक्टर तारिक। अब तक की जो हमारे लेक्चर्स थे इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के सिलसिले में, वो सिर्फ और सिर्फ किन किन वजूहात से हमने उसको सिंप्लीफाइड करके आपको समझाया, ताकि ये कि क्योंकि ये डॉक्टर्स की डिशेस तो है नहीं, ये तो एक आम इंसान की डिशेस है, लिहाजा हमने उसको क्लासिफाई कर दिया इस तरह से कि फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन और डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज बहुत ही दिलचस्प मौजू है और हम चाहेंगे कि एक ही सेशन के अंदर उसको आसान तरीके से, एक मरीज़ जो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा होता है और कई बार कई कंसल्टेंट के पास चला जाता है और ये फैसला नहीं कर पाता कि आया ये कि उसको क्या करवाना चाहिए और क्या नहीं, अपने हार्ट के आर्टरीज को बेहतर तौर से उसके फ्लो को बरकरार रखने के लिए। तो मैंने एक नए तरीके से जो है इस केस को आपकी आसानी के लिए उठा रहा हूँ, ताकि ये कि आप उसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि जब भी कोई आपका अपना या खुद किसी ऐसे दिल के मामलात में फंसते हैं जिसमें इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो आपको, तो आप आराम से इन नुकात को समझते हुए अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, ये बहुत ज़रूरी है, और फैसला करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो मैंने किया क्या है कि मैंने इस इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के ट्रीटमेंट को दो मुख्तलिफ अंदाज में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। एक तो सीधा सीधा एंजाइना है, और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के अंदर दूसरी चीज़ है हार्ट अटैक। ये दो एंटिटीज जो हैं ये बिल्कुल डिफरेंट हैं, डिफरेंट अपनी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर भी है, यानी अंडरलाइंग कॉज के अंदर भी है, लेकिन हैं एक ही सीरीज के अंदर, और इन दोनों के ट्रीटमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें एटीट्यूड डॉक्टर का बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, हॉस्पिटल का डिफरेंट हो जाता है। एक जो एंजाइना है वो जाहिर है कि ज्यादातर लोगों को फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा होता है। उनको पता हो जाता है कि हाँ मेरी आर्टरीज ब्लॉक हैं, तो एक ख़ास हद तक मैं चलूँगा, जाऊँगा, काम करूँगा तो मुझे तकलीफ आएगी, तो उनको अपनी सीलिंग का पता चल जाता है। तो उसके अंदर अंदर तो रहते हैं आराम से, उससे जहाँ बाहर निकले तो उनको बोझ आया दिल पर या सांस फूला, और वो समझ गए कि ये सप्लाई एंड डिमांड की डिस्टर्बेंस है। तो ये एक एंजाइना एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आपको मोहलत मिल जाती है अपने फैसले करने में या करवाने में किसी भी अच्छे डॉक्टर से, कि आया आपको क्या करना है, प्लान करना है, तो आया मैं किस तरह से अपनी सप्लाई को बढ़ा सकता हूँ। इसमें जान को खतरा तो है, लेकिन उस लेवल का नहीं है, उस दर्जे का नहीं है, और इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी है कि जो कि आप अवेल कर सकते हैं टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ठीक है जी मैं दो एक लोगों से मशवरा कर लूँ और फिर देखता हूँ क्या है। डॉक्टर ने मुझे स्टेंट के लिए कह दिया है, एक डॉक्टर ने मुझे
बाईपास के लिए कह दिया, एक डॉक्टर ये कह रहा है कि जी अभी तो आप चल सकते हैं, इसको इस तरह चलाएं, मैं किस तरह से क्या करूं, एक बड़ा सवाल है। और मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज घूम रहे होते हैं एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास, और हर डॉक्टर या तो अपनी ज़ाती राय दे रहा होता है या फिर क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है। बेशक बहुत कम डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया को और प्रोटोकॉल्स को सामने रखते हुए फैसले कर रहे होते हैं। नतीजतन वो केसेस के जिनके स्टेंट हो सकते हैं वो बाईपास में चले जाते हैं, और जिनके बाईपास होने होते हैं वो गैर जरूरी तौर पे स्टेंट लगवा बैठते हैं। ये इन दोनों में से कोई भी काम नहीं हो पाता। तो हमने एक तो ये देखना है कि आया हम इस मसले का हल क्या पेश कर सकते हैं आसानी से, ताकि मरीज को आसानी हो जाए उस तक पहुंचने के लिए कि उसने क्या फैसला लेना है। ये तो हो गई एक चीज। दूसरा जो है वो है हार्ट अटैक। ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इसके अंदर कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरी की, यानी एक फिक्स ब्लॉक तो मौजूद होता है, उसके ऊपर अचानक क्लॉट आ जाता है, या वो स्पाज़म में भी जा सकती है, और सप्लाई जो है वो एकदम से बंद हो जाने की वजह से हार्ट के हिस्से को डैमेज होने का डर होता है। उन दीवारों पे जहाँ पे उसकी सप्लाई हो रही है ना, उसको डैमेज होने का डर होता है, और वो डैमेज जो है वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल होती है। क्योंकि अगर हार्ट का कोई मसल डैमेज हो जाए और उसको ऐन वक्त पर उस सप्लाई को बहाल ना किया जाए, तो आप समझ लें कि अब आप एक और पेचीदगी में मुब्तला हो गए हैं, जिसको हम कार्डियक फेलियर कहते हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर फैसले जो है ना वो अब आपके हाथ में नहीं रहे। अब आपने ये फैसले जो है ना अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ने हैं, क्योंकि टाइम कम है। मैक्सिमम 6 घंटे जो है ना आपके हार्ट के मसल्स को बचाया जा सकता है अटैक के बाद। उसको रिवाइटलाइज किया जा सकता है, उसको दोबारा रीसर्कुलेट करके, उसको सर्कुलेशन देकर बहाल करके उस पट्टे को, उस मसल्स को दोबारा से हरकत में लाया जा सकता है। वो 6 घंटे जो है ना वो जिंदगी के बड़े अहम टाइम होता है। तो हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एंजाइना की, क्योंकि ये भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है और इसके ऊपर बेशुमार रिसर्च हुई है, और वो रिसर्च जो है वो डिसअपॉइंटेड भी हैं और खुशी वाली खबरें भी हैं। क्योंकि इसके अंदर हम जब अचानक के पेशेंट को देख रहे होते हैं, ट्रीट कर रहे होते हैं, हमारे आगे 2 असूल होते हैं कि इस तरह से इसके फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन को हम ख़त्म कर दें, और डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हम दवाएं रख लें, क्योंकि फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन दवाओं से नहीं हटेगा। डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो उसके लिए कारामद दवाएं हैं जो देकर मरीज को सारी जिंदगी खानी पड़ती है। तो लिहाजा फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन में जब हम गौर कर रहे होते हैं कि ये फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन हमने जो है वो दवाओं से नहीं बल्कि किसी और तरह से दूर करना है, तो हमारे आगे बहुत सारे सवालात हो जाते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल तो एज है पेशेंट की। दूसरा जो है एज के बाद लोकेशन ऑफ लीजन।
यानी किस जगह पर वो रुकावट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कई चीजें हैं, लेकिन वो फिर मैं उस कॉम्प्लेक्स में जाऊंगा तो एक आम इंसान कहेगा कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसको। लिहाजा हम ये दो फैक्टर्स जो है वो सामने रखते हैं, एज एंड लोकेशन। लोकेशन किस चीज की? लीजन की, यानी जिस जगह पर फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन है। एज जो है वो भी एक बड़ा आम फैक्टर है और उसको हमने कंसीडर करना होता है उसकी लोकेशन के ऊपर। मिसाल के तौर पे कोई शख्स है 70 ईयर्स 80 ईयर्स और उसकी रुकावट जो है वो 70% है और वो अपनी मामूल की ज़िंदगी जो है वो आराम से गुजार सकता है, तो हमने जो है वो फिर उसकी मामूल की ज़िंदगी जो है वो देखते हुए उसको दवाओं पे रखने का एक हल्का खतरा ले सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी उम्र तो पा ली है, उसको जीने का हक तो है, लेकिन जीने का ताल्लुक है, जिंदगी का ताल्लुक तो अल्लाह से। लिहाजा इस पे ज़्यादा गौर फिक्र की जरूरत नहीं है मुसलमान होते हुए ख़ास तौर से। ज़्यादा है क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर वो ये कहता है कि जी हाँ ये दवाएं खाने के बाद तो मैं और ज़्यादा चल सकता हूँ और ज़्यादा जा आ सकता हूँ और इन दवाओं के बगैर जो है मैं सिर्फ अपने ज़रूरी काम कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको अच्छी एंटी प्लेटलेट, एंटी कोएगुलेंट और वेज़ोडाइलेटर्स जो मुख्तलिफ अक़साम की हैं, मैं आपको दवाएं सिखाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा, कि आपके डॉक्टर का काम है कि वो, और हर डॉक्टर अच्छा डॉक्टर होता है, उसको समझ होती है इन चीज़ों की, वो आपको लिख के दे दी जाएंगी और उस एज के अंदर एक आदमी जो होता है, वो इंसान जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार लेता है। लेकिन बहुत ज़्यादा है, काम भी नहीं कर सकता अपने, जो बिल्कुल मोहताज होकर रह गया सिर्फ उस लीजन की वजह से, दवाएं भी उस पर असर नहीं कर रही हैं, बिल्कुल फिर वो कैंडिडेट हो जाता है कि वो भी सर्जरी की तरफ प्लान करे या स्टेंट की प्लान करे। ये दो चीज़ें हैं कि जो कि की जा सकती हैं। तो एज फैक्टर में ये चीज़ बड़ी अहम है, लोग जो हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि वो किस एज में। ऐसी बात है, एक नौजवान इंसान है, उस नौजवान इंसान को जो है वो आप ख़तरे में नहीं डाल सकते, उसके आगे पूरी फैमिली होती है और उसने काम पे भी जाना होता है और 10 चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे फिर ज़रूरी हो जाता है कि नहीं जी इसका फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हटाया जाए और उसको बेहतर तौर पर लेके जाए। एक प्रोटोकॉल्स बनाया है कि आमतौर से 70% जो है उसके अंदर सिम्टम, पेशेंट ज़्यादा सिम्टोमेटिक होता है, लिहाजा ऐसे मरीज़ को जो है वो कोई ना कोई सर्जिकल वे अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये कि वो लोग के जो 30% है, 40% है, 50% है, वो भी खतरे से बाहर नहीं है। खतरा तो उनको है, दवाएं तो उनको लेनी पड़ेंगी, एंटी कोएगुलेंट्स तो लेनी पड़ेंगी। तो लिहाजा वो लोग के जो जवान लोग हैं या जो एक्टिव लोग हैं अपनी लाइफ के अंदर, और उनकी कोई भी एज हो, तो उनके लिए तो ये देखना होगा कि आया हम ये ऑब्स्ट्रक्शन को किस तरह से यहाँ से हटाएं ताकि ये कि वो मसाइल जो है वो दूर हो। तो ये एक दो चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं एज फैक्टर के लिहाज से, कि आपकी आसानी के लिए मैंने जो है इसको इस तरह से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अब आ जाए लोकलाइजेशन ऑफ लीजन, कि किस जगह पर वो रुकावट देखी गई है, एंजियोग्राफी के ज़रिए या सीटी एंजियो के ज़रिए, उसको देखते हुए फैसला करना होता है। ज़ाहिर है कि सीटी एंजियो हमारे यहाँ इतना हाई रेजोल्यूशन नहीं है,
फिलहाल। तो लिहाजा डॉक्टर्स जो होते हैं जब अगर कोई फैसला लेने की तरफ जाते हैं तो उन्हें एंजियोग्राफी करनी पड़ती है, क्योंकि उनको एक्यूरेसी चाहिए होती है कि लीजन कितना है, कितना फैला हुआ है, क्योंकि उस पर बेस करता है सारा ये क्या है, ये कि आपने ब्रशिंग करनी है, आपने बलून एंजियोप्लास्टी करनी है, आपने स्टेंट डालना है या आपने बाईपास करना है। अब इसके अंदर जरा समझने की बात है, ये चीजें करा लेने के बाद ये कोई ऐसे करेक्टिव मेजर्स नहीं है कि जो परमानेंट हो। ये पेलिएटिव एक किस्म की सर्जरीज है, यानी ये कि किसी ने अगर बाईपास करा रखा है अपना तो वो 1 साल में भी बंद हो सकता है, और ना बंद हो तो 15 साल में भी बंद ना हो। तो लिहाजा आपका डॉक्टर कभी आपको इस किस्म की कोई गारंटीज नहीं दे सकता कि जनाब ये कब बंद होने जा रहा है, क्योंकि ये जो रगें हैं जो कि बाईपास में डाली जाती हैं, वो जिन जगहों से निकाल के डाली जाती हैं वो अपनी लाइफ इतनी अच्छी नहीं रख सकती, वो जल्दी कैल्सिफाइड होती हैं, वो जल्दी उसके अंदर एथीरोमा डेवलप होता है, वो जल्दी ब्लॉक भी होती है। तो लिहाजा ये सोच लेना कि जी बाईपास जो है वो मेरे मसाइल का हल हो गया है हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है। फिर ये कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके बावजूद भी कि आपने बाईपास कराया हुआ है, आपको एंटीप्लेटलेट्स और उससे मुताल्लिक़ दवाएं जो हैं वो ताहयात खानी पड़ती हैं, और वो तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स कि जो कि आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि किस तरह से आपने अपनी एक्सरसाइजेज रखनी है, किस तरह से आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, और साथ में आपने अपना ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन करना है, आपने सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करना, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ को ज़रा से ध्यान में रखिएगा कि आपको दवाएं जो हैं वो कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, बाईपास भी अगर कराया हुआ हो। अब बाईपास और स्टेंट ये कहाँ पे लगे, कौन सी तरकीब इस्तेमाल की जाए उस ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करने की। तो देखिए, अगर आपका जो लीजन है, जो रुकावट है, वो अगर लोकलाइज है, यानी ये आर्टरी है, मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको। ज़ाहिर एंजियोग्राफी पे तो आपको डॉक्टर इतना अच्छा नहीं बता पाता है, अक्सर वक्त बताते भी नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट पे चीज़ रहती है, उसमें डायग्राम्स ही बने हुए होते हैं जिसके अंदर वो बता रहे होते हैं कि इस जगह इतना लीजन है, इस जगह इतना लीजन है, रुकावट है। तो वो आपके लिए मुश्किल ही होता है, लेकिन ये कि मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि जैसे ये ऑब्स्ट्रक्शन है इतनी बड़ी लेंथ के अंदर, तो आपका जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होगा जो कि ये काम करता होगा, उसी का ही वो माहिर भी होगा, वो उस लीजन को देखेगा किस जगह पर है, और वो ये फैसला करेगा कि इसके लिए जो है वो 1 स्टेंट लगेगा, 2 लगेंगे, 3 लगेंगे, और कहाँ कहाँ है ये। और उसे ये भी देखना होगा कि अगर बाइफर्केशन के ऊपर, यानी जहाँ पे आर्टरी डिवाइड हो रही है, वहाँ पे अगर वो चीज़ है तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वहाँ पे वो स्टेंट रख सके, या ऐसी जगह पे स्टेंट रखना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा ये बहुत ही डिस्टल एरिया के अंदर है रुकावट, और वहाँ पे उसको डायलेट करने में या वहाँ पे स्टेंट रखना मुश्किल आ रही है। तो वो ही सही मायनों में ये फैसला भी कर सकेगा कि आया मैं यहाँ पे स्टेंट रखूँ, इसको डायलेट करूँ, इसकी ब्रशिंग करूँ, वहाँ अगर क्लॉट पड़ा है तो उसको रिमूव करूँ। ये तमाम चीज़ें जो है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको बताएगा। लेकिन ये कि आपके लिए ये चीज़ समझना आसान हो जाएगी कि आर्टरीज में अगर ब्लॉकिंग जो है वो एक्सेसिबल है, किसी ऐसी जगह पर नहीं है कि जो बाइफर्केशन में हो, जहाँ डिवाइड हो रही हो आर्टरी, एक से दूसरी ब्रांच निकल रही हो, और वो तो वो चीज़ जो है वो आराम से स्टेंट के ज़रिए हो जाएगी।
और वो एक बड़ा सहल तरीक़ा है, शरह अमवात भी बहुत कम है और सेफ भी है। और अब क्योंकि स्टेंट भी मुख्तलिफ मेयार के आ गए हैं, मेडिकेटेड स्टेंट भी आ गए हैं, तो उसके अंदर जो है उसकी लाइफ भी बढ़ गई है और मसाइल जो हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कि आपको स्टेंट लग रहा है, आपके लिए ये कहना कि जी बस अब स्टेंट लग गया, अब मैं बदपरहेज़ी करूं कुछ नहीं है, अब मैं हर चीज़ खा सकता हूं, मुझे अपना ब्लड प्रेशर वगैरह भी कंट्रोल नहीं करने की, तो सिगरेट भी पीऊँगा मैं, ये नहीं चलेगा। साथ में इसके साथ दवाएं भी आपको लेनी पड़ेंगी, ताहयात लेनी पड़ेंगी और अपने स्टेंट का एग्जामिनेशन कराने के लिए टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे, जो सिंपल टेस्ट होंगे, जैसे सिंपल ATT है, ताकि ये कि वो सालाना तौर पे या हर 2 साल में या हर 3 साल में एक दफ़ा जो है वो चेक हो जाए कि हाँ मेरी फंक्शनल कैपेसिटी बहुत अच्छी है और मेरा स्टेंट जो है वो ख़राब नहीं हुआ और उसके गिर्द जो है वो एंडोथेलियल सेल्स ने ग्रो नहीं किया या वहाँ पे भी कोई एथीरोमा बनने नहीं लग गया हुआ है। तो ये इसके लिए एक सिंपल टेस्ट है ये जो आप कर सकते हैं। तो ये तो एक मुख्तसरन एक लोकलाइज्ड लीजन की बात हुई है कि जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स मुख्तलिफ तरीक़े से डील कर लेते हैं। कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो आज भी उसको डायलेट करके ही छोड़ देते हैं, स्टेंट डालते ही नहीं है, वो कहते नहीं कोई बात नहीं है, वो भी सही है, ब्रशिंग कर देते हैं, उसको वहाँ से क्लॉट रिमूव कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं अभी ऐसे चलाओ, वो भी गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, वो भी तरीक़ेकार, वो भी कामयाब है। लेकिन ये स्टेंट के अंदर इसके साइट का इन्वॉल्वमेंट है, वाकई आप वो कैंडिडेट हैं जो इस काम को आपके लिए किया जा सके, वो ज़रूरी हो जाता है कि उसके साइट को देखें। अब अगर यही लीजन जो है ये लोकलाइज नहीं है, मुख्तसर जगह पे नहीं है, बल्कि इसका फैलाव जो है वो पूरी आर्टरी में है, यानी यूं समझ लें कि ये भी कैल्सिफाइड और एथीरोमा जो है इधर भी डेवलप हुए हुए, इधर भी डेवलप, पूरी होल लेंथ में। अब इस होल लेंथ में तो भाई हम ये नहीं कर सकते ना कि हम यहाँ से लेके वहां तक इसको इन्फ्लेट कर दें या हम लगातार लाइन से कोई ट्यूब डाल दें या बहुत लंबा स्टेंट डाल दें या बहुत सारे स्टेंट डाल दें, ऐसा नहीं है। इसके लिए जो है काम हो रहा है, लेकिन इसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक या तो एक तरीक़ेकार है यही कि आप बाईपास करा लें, और बाईपास जो है वो ही आम तौर से इस किस्म की चीज़ों का हल है। या दूसरा तरीक़ा जो है वो ये कि अगर वो जगह जो है वो एथीरोमा की वजह से ऑक्लूडेड नहीं है, बल्कि आपकी को कोरोनरी स्क्लेरोसिस हो गया है, यानी आपकी जो वॉल्स हैं वो कैल्सिफाइड होकर थिक हो गई हैं, तो इस पर बड़ी अच्छी रिसर्चेज सामने आ रही हैं और वो अल्ट्रासोनिक वेव्स और दूसरी किस्म की वेव्स जो हैं वो इन आर्टरीज के ऊपर फेंकी जाती हैं एक ख़ास किस्म की मशीनों से, जिसमें वो उनको आर्टरी भी नज़र आ रही होती है और साथ में वो ये काम कर रहे होते हैं और उसके सेशंस होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो इस दीवार को ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करने से इसकी प्लायबिलिटी बढ़ जाती है और इससे मौजूद कैल्शियम कंटेंट जो है वो कम हो जाता है और नतीजतन ये ज़रा सॉफ्ट हो जाती है, उनकी ओपनिंग बेहतर हो जाती है और वो बाईपास से पेशेंट जो है वो फिलहाल फूल हट जाता है और इस तरह से वो अपना काम जो है ज़िंदगी का निकाल लेते। क्योंकि मैंने कहा कोई भी तरीक़ा ऐसा नहीं है कि जिसमें आप ये कहोगे जी बस जान छूट गई, ये काम हो गया, नहीं, आप फंसे हुए तो हैं। फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन से जो भी प्रोसीजर्स हो रहे हैं उसके अंदर आप मुश्किलात में तो हैं,
आपने दवाएं खानी है, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, चाहे वो स्टेंट हो, चाहे वो बाईपास हो, चाहे वो रेस से किया जा रहा हो, ये चीज़ जो है ये कभी ना कभी उठेगी ज़रूर। उसके लिए आप दवाओं और एहतियात के साथ चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि जो बड़ी रिसर्च हुई है और बड़े पैमाने पर हुई है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल लेवल के ऊपर, वो रिसर्च जो है वो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह करती है बाईपास के अंदर। मैं ख़ास तौर से बाईपास की बात कर रहा हूँ क्योंकि स्टडीज़ उन्हीं पर सबसे ज़्यादा हुई हैं और वो स्टडीज़ जो हैं वो बड़ी मियारी स्टडीज़ है। उसके ना उन्होंने एक चीज़ देखी है जो तो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। रिसर्च का मामला है लेकिन आराम से उसको बताया जा सकता है कि आपकी जो आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज हार्ट के अंदर, वो जब ब्रांचेस में आती हैं तो देखने में ये आया है कि अगर ये मेन स्टेम यानी जो मेन लाइन है, ये तो उसकी ब्रांचेस है ना, जहाँ पे हम स्टेंट डाल रहे होते हैं या बाईपास कर रहे होते हैं। अगर मेन स्टेम जो है वो उस जगह पर लीजन है और इस लीजन को दूर कर दिया जाए तो उनके हिसाब से रिसर्च ने साबित किया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शरह अमवात जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के अलावा, एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम बात कर रहे होते हैं ना, लेकिन ये इसी दौरान इसी रिसर्च के अंदर ये चीज़ आई सामने कि देखने में आया कि मेन स्टेम लीजन पे अगर बाईपास किया गया है और इससे जो है हटाया गया और आगे की आर्टरीज जो है वो अच्छी थी, तकरीबन नॉर्मल थी, तो यहाँ पे ये देखा गया कि शरह अमवात जो है वो सबसे कम रही और ये लोग जो हैं ज़्यादा अरसे जिए और बेहतर तौर से जिंदगी गुजारी। इसकी क्या वजह? बाईपास यहाँ हो रहा है तो शरह अमवात इतनी ख़ास इफेक्ट नहीं कर रही है, चाहे जिसकी बाईपास किया हुआ हो या जिसका ना किया हो। यानी एक बंदा जो है उन्होंने पैरेलल मेडिसिन पे रखा और वही दूसरा बंदा जो है उसी टाइप के लीजन के साथ उन्होंने बाईपास किया, उसको फॉलो किया 10 साल और उसकी स्टडीज में ये चीज़ सामने आई कि हर सूरत में देखने में ये आया है कि इस जगह पर रुकावट बाईपास से दूर होने पर सबसे ज्यादा सूदमंद साबित हुई और उसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी और क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहरहाल हर सूरत में बढ़ रही होती है, चाहे वो यहाँ कर रहे हो आप या यहाँ कर रहे हो। ठीक, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम सब चीजें कर रहे होते हैं ना, लेकिन ये एक आउटस्टैंडिंग फाइंडिंग थी जो उन्होंने अपनी रिसर्च में रखी। वो इस गर्ज से कर नहीं रहे थे वो रिसर्च, उनके प्रोटोकॉल्स के अंदर कुछ सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात थी, लेकिन ये फाइंडिंग जो थी ये इसमें सामने आई जो शुरू में तो उनकी समझ में नहीं आई कि इसकी क्या वजह हो सकती है, लेकिन बाद में समझ में आने लग गई। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने ज़बान में इसको समझा सकूँ कि आखिर ये क्या वजह थी कि यहाँ करेंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, यहाँ कर दिया तो उसकी तो लाइफ ज़्यादा हो गई, जबकि ब्लॉकिंग वहाँ भी बाद में बायोप्सी बाईपास करने के उसी रफ्तार से हो रही थी जिस रफ्तार से यहाँ हो रही थी। तो ये क्या वजह है? इसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये मेन पाइपलाइन है जिससे कि ब्रांचेस निकल रही हैं।
यहाँ आकर एक चीज ध्यान में आती है, तो क्या वजह है कि यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है और यहाँ नहीं बढ़ पाती है इतना। उसकी बुनियादी वजह जो थी वो ये थी, जो लॉजिकली समझ में आती है, वो थी नेचुरल बाईपास। ऐसे पेशेंट का जिनकी ब्लॉकिंग हुई भी होती है, कुदरती तौर पे उनकी कुछ ना कुछ बाईपास हुआ हुआ होता है, किसी का काम, किसी का दरमियाना, किसी का बहुत अच्छा। अब अगर आप मेन से ही बंद रखे, वो नहीं खोल पाए या नहीं खुला हो, तो इसका मतलब कि ये आर्टरी और ये आर्टरी, इसकी सप्लाई एक ही जैसी है और दोनों की कम है। तो सूरत के अंदर जो यहां पर अल्लाह ने नेचुरल बाईपास किया था, यानी छोटी छोटी वेसल्स जो थी वो खुद ब खुद कुदरत की तरफ से खुल गई थी, नेचर की तरफ से खुल गई थी। एक सिस्टम बनाया हुआ अल्लाह ने, वो आगे हुक्म नहीं देता हर काम के लिए अब कि आओ जी अब ये इसको खाना खिलाना है, नहीं नहीं, उसने एक सिस्टम बनाया है, तो सिस्टम चल रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम बना के जो है वो अब सिर्फ दुनिया के अमाल देखता है। तो लिहाजा वो बात यहाँ पे हुक्म की नहीं है कि किसी के कम क्यों है, किसी के ज्यादा क्यों है, किसी की उससे ज्यादा क्यों है, वो एक सिस्टम है। उस सिस्टम की दुरुस्ती की उसने हमें दे रखी है कि कुछ चीजें तुम करोगे तो कामयाबी दे दूंगा। तो यहाँ पर जब नेचुरल बाईपास तो उस पेशेंट की दोनों की हुई थी, चाहे बाईपास इधर हुआ हो, चाहे बाईपास यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ हो। ये क्या वजह है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ वाले के साथ अगर ये खोल दो तो ज्यादा है, अगर ये बंद नहीं है तो, और मुकाबला इसके कि आप इनमें से किसी की या इन दोनों की या तीनों की बाईपास कर रहे हो, तो इतना वो नहीं। उसकी रीजन जो थी वो ये थी कि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये दोनों ऑब्स्ट्रक्टिव हो गई ना ऑटोमेटिकली, तो यहाँ सप्लाई से कम जा रही है तो आगे कैसे जाएगी ज्यादा। तो इनसे फिर जो नास्टिमोसिस हो रहा है, जो छोटी वेसल्स डेवलप हो रही हैं, वो या तो डेवलप ही नहीं हो रही है, या हो भी गई तो कोलैप्स हो पड़ी है, क्योंकि उन पर इतना प्रेशर ही नहीं आता कि वो इस मसल्स को जो यहाँ इसके अतराफ पे रखा हुआ है उसको सप्लाई दे सके। तो नतीजतन क्या है कि वो फिर देखने में आता है कि जी जब हम उसको फॉलोअप में लेके जाते हैं तो फायदा जो है वो इधर ज्यादा हो रहा होता है, फायदा इधर कम हो रहा होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में सब जगह ही फायदा हो रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर ये मामला जो है, तो ये जो बाईपास है नेचुरल, ये ज्यादा इफेक्टिव हो गया ना जब आपने यहां से फ्लो खोल दिया इसका। तो ये एक चीज है कि जो कि समझने वाली है। और वो जो लोग बड़े आराम से कहते हैं जी नेचुरल बाईपास जो हो रहा है कोई जरूरत ही नहीं है आपको ये करवाने की, होगा नहीं, उनको देखना चाहिए कि अगर मेन स्टैम्प लेजन हुआ है, आर्टरी अपनी जड़ से ही बंद है, जहां से वो निकल रही है एओर्टा से, बड़ी शरियान से, जहां से वो निकली है, अगर वो वहीं से बंद है तो आपने कौन से बाईपास से कुछ हासिल कर लेना जो वो नेचर कर रही है। वो तो कोलैप्स ही पड़ी रहेंगी आर्टरी, इसलिए कि वो फ्लो आते आते इतना प्रेशर में कम हो जाएगा कि वो उसको वो सप्लाई नहीं दे सकेगा। तो ये चीज जो है, ये जो ऐसी कह दिया जाता है कि बस सही है, आप जो है वो ECCP करवा लीजिए, वो मशीन होगी जी, उसके अंदर आप लेट जाएंगे और वो पंप करेगी और बहुत इफेक्टिव है। उसके साथ हमने जो है वो पूरे सारे किस्म के इन्फ्यूजन भी देने होते हैं, वो हम आपको क्यों बताएं कि वो एंटीकोएगुलेंट है या कुछ और है, और उससे ये होता है कि मरीज नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये कि चाहे वो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे वो आप ये टेस्ट कर रहे हो, तो उसका दारोमदार जो है वो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये हिस्सा अगर बंद है तो वो तो फिर कुछ भी नहीं है। ये आर्टरीज आपकी बहुत अच्छी है, बहुत मामूली बंद है, लेकिन ये हिस्सा अगर आपको तंग कर रहा है तो चाहे आप कुछ भी कर लें, कितनी हरबे इस्तेमाल कर लें नेचुरल बाईपास के लिए, दवाएं हो गई या एक्सरसाइज हो गई या
पी हो गया, मशीन हो गई, जिससे कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो सब बेकार हो गए। तो उस टेस्ट के बाद से ये चीज़ें जो थी खुल के सामने आने लगी और डॉक्टर रात को पता लगने लगा कि ये चीज़ तो है। तो मतलब कोई भी चीज़ जो है अनसाइंटिफिक वे के अंदर लेके मत जाइए, मशवरा कर लीजिए क्या है ये कि, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी मामला है और जान का भी मामला है। और ये कभी मत सोचिएगा कि दवाएं जो हैं वो आपको लेकर बस वही काफ़ी है, बल्कि ये कि आपने बहुत पहलुओं से उसको देखना है। आपने अपनी लाइफ के अंदर एक्टिविटीज़ देखनी है, अंडरलाइंग डिजीज़ देखनी है कि जो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो रुकावट को बढ़ाती हैं। आपने ये देखना है कि हमने जो है वो इस चीज़ को किस तरह से लॉजिकली जो है लेके चलना है। और ये सिर्फ लॉजिकल चीज़ें हैं जो कि अगर आपकी समझ में आ गई तो आप किसी भी चीज़ को बआसानी जो है वो कर सकें और कामयाबी से कर सकें। काम सिर्फ करना काफ़ी नहीं हो। बेशुमार लोगों को मैं देखता हूँ कि वो मशीनों पर लेटे हुए होते हैं, पंपिंग हो रही होती है, इन्फ्यूजन भी बहुत सारे लोग लगा रहे होते हैं एंटीकोएगुलेंट की, और एक ड्रामा तमाशा हो रहा होता है। ना उस पेशेंट ने एंजियोग्राफी कराई होती है, ना कुछ और कराया होता है। वो इस उम्मीद पे कि हाँ मेरा डॉक्टर जो है वो बस कमाल कर देगा और मैं देखो मशीन से सही हो जाऊंगा, और वो एक हज़ारों लाखों रुपए लगा कर जो है उस पर कामयाब नहीं हो पाता। और उनकी वजूहत यही होती है कि हमने उसको जो है प्रॉपरली जो है असेस नहीं किया होता कि वो कैंडिडेट जो है वो किस जगह पर आकर सेट होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, मुझसे जो सवाल किया जाता है ना, जो पेशेंट करते हैं सौगात उनकी उनमें रुकावट आई 60% 70%, उनको सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं कि जी मैं 2 सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं चढ़ सकता या इतना चल नहीं सकता, 100 मीटर के बाद अगर मैं तेज़ चलूँ तो मुझको बैठना पड़ जाता है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं इस तरह से लेके केस को नहीं चलता कि मैं आंखें बंद करके उसको कहूँ जाओ नेचुरल बाईपास हो जाएगा, गो अहेड एंड डू इट। आप तो पैरों पे भी सही हैं, आपको मशीन की ज़रूरत भी नहीं है, आप आराम से पैदल चलें रोज़ इतना, और सिगरेट बिल्कुल ना पिएं, और चर्बी चिकनाई का ख्याल रखें, और तमाम जो डायबिटीज़ को अपने कंट्रोल रखें, हाई ब्लड प्रेशर को अपने कंट्रोल रखें। समझे ना, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जो कई मसाइल के अंदर आपको डालेंगी मज़ीद। और मैं इस तरह से लेके नहीं चलता, मैं उनको एक प्रॉपर वे के अंदर लेके चलता हूँ। मैं फॉलो करता हूँ कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि प्रोटोकॉल्स में हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस कोई चीज़ नहीं होती है, मैं आपको बता दूँ। हर डॉक्टर को चाहिए कि वो रिसर्च की तरफ मुतवज्जा हो, और कोई एज नहीं होती है रिसर्च की पढ़ने की और उसके बाद ये कहने की जी हम एक्सपर्ट हो गए। कोई एक्सपर्ट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम 10% से ज़्यादा अपनी बॉडी के बारे में जानते ही नहीं हैं। हम किस बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं कि जो बड़े आराम से कह देते हैं कि जी हम एक्सपर्ट हैं। नहीं है एक्सपर्ट, झूठ है ये बात। देखिए, जब किसी को मेंबर बनाया जाता है या फेलोशिप दी जाती है तो हरगिज़ भी कहीं पर लिख कर नहीं दिया जाता कि आप जो हैं वो स्पेशलिस्ट हो गए। उसको ये कहा जाता है कि यू आर एक्रीडेटेड, यानी आप चुन लिए गए रिसर्च करने के लिए। आप हमारे लिए रिसर्च करें, हम आपको बताएंगे किस किस फील्ड में आप कर सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड चुन लें, उसके लिए प्रोटोकॉल्स बनाएं, वो क्लियर करवाएं प्रोटोकॉल, उसके बाद वो रिसर्च करें किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर तो खासतौर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हैरत अंगेज सूरत हाल है कि जिसने मेंबरशिप की या फेलोशिप की उसने फट से दुकान खोली और वो बैठ गया कि जी मैं तो
इस चीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ। और वो जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है, वो कहती है हाँ ठीक है आप तो स्पेशलिस्ट हो। आप यकीन कीजिएगा कि मुझे हैरानगी होती है कि एक जनरल सर्जन या एक थोरेसिक सर्जन जो FRCS करके लंदन से आया है और यहाँ आके उसने बाईपास शुरू कर दिया या वेल्वुलर हार्ट डिजीज के ऊपर सर्जरी शुरू कर दी कुछ ही अरसे के अंदर। ऐसा नहीं, वहाँ पर ऐसा सिलसिला नहीं है। वहाँ पर डॉक्टर का एक्सपीरियंस बहुत काउंट होता है, एकेडमिक एक्सपीरियंस। उसके बाद वो क्लासिफाइड होता है। अगर उसने रिसर्च की होती है 3-4 साल 5 साल, तो फिर उसको एक क्लासिफाइड कर देते हैं कि आप इस फील्ड में, इस फील्ड के अंदर ही आप माहिर हैं और बेहतर हैं। लेकिन वो ये नहीं कहते कि आप पूरी कार्डियोलॉजी पे माहिर हैं। यकीन कीजिएगा कि मेरा जो तजर्बा काम करते हुए लंदन के हॉस्पिटल में, ख़ास तौर से हैमरस्मिथ हॉस्पिटल में हुआ, तो मैंने अपने राउंड में यही देखा कि एक डॉक्टर जो है वो सिर्फ ECG स्पेशलिस्ट है, जो हमारे साथ राउंड में है, और हमने सबने ECG पढ़ ली। उसके बाद उसने भी ECG देखी और हमें बताया कि ये चीज़ें आप मिस कर रहे हो, ये भी तो है इसके अंदर। वहां पर एक वेल्वुलर हार्ट डिजीज को या बाईपास करने वाला सर्जन जो होता है वो सारी जिंदगी बाईपास ही कर रहा होता है। जो वेल्वोक्टमी या वेल्व की प्लास्टी कर रहा है, वो उसी काम को सारी जिंदगी लगा देता है करने में। वो ऐसा नहीं है कि वो अभी वेल्व करके उठा है तो वो बाईपास करने लग गया। तो ये एक्चुअली महारत ये होती है। लेकिन हमारी जो मेडिकल काउंसिल है जो रजिस्टर करती है, वो तो बाकायदा लिख के दे देती है कि यू आर नाउ स्पेशलिस्ट। में समझ में नहीं आता कि वो कारोबार करवा रहे हैं लोगों से या क्या कर रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है कि एक सिस्टम को पूरा चेंज करके रख दिया। ये सिस्टम हम लोगों में, हम एशियंस में खास तौर से क्यों नहीं हम उसको अडॉप्ट करते एक प्रॉपर वे के अंदर, कि हम उसको क्लासिफाइड करें सिर्फ उस हद तक कि भाई हाँ ठीक है तुम्हारा एक्सपीरियंस यहाँ तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। आप एक बात नोट कीजिएगा, उनमें से खास तौर से मुखातिब हूँ कि जो बाहर की दुनिया में जाते जाते रहे और उन्होंने अपने इलाज भी कराए, वो प्रिस्क्रिप्शन निकाल कर देखें ज़रा। कोई सर्जन जो है अपने आगे डॉक्टर नहीं लिखता, मिस्टर लिखता है। कोई माहिर जो है वो अपने साथ माहिर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, और ना ही वो अपनी फेलोशिप डालता, उस लेटरहेड पे ना मेंबरशिप डालता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक एजुकेशन डाल रहा होता है कि नहीं उसने MD किया हुआ है या MBBS किया हुआ है, जो कुछ भी किया हुआ है। हर दुनिया में अपनी अपनी डिग्री के नाम है। वो सिर्फ और सिर्फ फेलोशिप और मेंबरशिप जो है वो डाल रहे होते हैं किसी रिसर्च पेपर के अंदर कि जो सोसाइटी में पेश करना होता है या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पेश करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। तो उस वक्त जो है वो प्रिंट आउट के अंदर जो है वो तमाम अपनी मेंबरशिप और फेलोशिप डाल रहे होते हैं, क्योंकि उनको बताना होता है तमाम लोगों के जी हमने जो है ये काम इस तरह से लीगली इजाज़त के साथ किया है, और ये अगर रिकग्नाइज होगी हमारी चीज़ तो हमको जो है उसके लिए क्लासिफिकेशन मिलेगी। तो यहाँ पर तो बिल्कुल औंधा हिसाब है। यहाँ पर तो अजीब व गरीब शुरू से आप देख लीजिए। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं हट गया क्योंकि ये मेरा जो है ये सेशन ख़त्म हो चुका है। एक मुख्तसर वाक़े के साथ आपका वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन सुनाता हूँ कि जब मैं 1982 में लंदन गया तो वहाँ पे हैमरस्मिथ हॉस्पिटल में मुझको खुशनसीबी से उनको दुनिया से एक डॉक्टर्स चाहिए था अपना डिप्लोमा कार्डियोलॉजी के लिए, और वो एक से ज़्यादा एक मुझसे नहीं ले रहे थे। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान नहीं बल्कि
जब मैं रजिस्ट्रार था सिविल हॉस्पिटल कराची में, तो उस वक्त मेरे प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि मेरे अंडर रहते हुए आप ये रिसर्च करें। और आखिर में जब मैंने इतनी मेहनत करी और उसको 3 साल लगाए, तो उस रिसर्च को पढ़ने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल कार्डियक सोसाइटी कॉन्फ्रेंस में, जो उस ज़माने में हैदराबाद में हुई थी पटाक होटल में, वहाँ पर उन्होंने मुझको कहा कि ये प्रेजेंट तुमने करना है, मैं बैठूंगा। तो वो चीज़ें मेरे काम आ गई और उन्होंने देखा कि ये प्रोफेसर शरीफ का स्टूडेंट है, जिसको वो लोग जानते भी थे। उन्होंने जो है फ़ौरन मुझको सेलेक्ट कर लिया। बेशुमार पाकिस्तान से एप्लीकेशंस आई हुई थी और मुझे बहुत ही अच्छे डॉक्टरों के दरमियान में रहते हुए उस तरबियती कोर्स से गुजरना पड़ा। और मुझे बहुत ही इन्हें अच्छा लगा कि मुझे वो चीज़ें मिली कि जो मैं सोच भी नहीं सकता था और जो हमें बताई भी नहीं जाती अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कि कार्डियोलॉजी क्या चीज़ है और उसको किस तरह समझा जाए। तो वहाँ पे मैं जब ये काम कर रहा था और मैं अपने हॉस्टल में वापस आया, तो वहाँ पे चैनल 4 पर एक खबर चली, और जो पहली खबर थी टॉप पर, कि जिस बच्चे ने यूके के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है, उसको मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने दाखिला देने से इनकार कर दिया। तो ये खबर जो थी, ये मेरे लिए बड़ी अजीबोगरीब यूं थी कि हमारे यहाँ जो फर्स्ट पोजीशन वाला बच्चा होता है, उसको मेडिकल कॉलेज के अंदर फौरन ही दाखिला मिल जाता है और हर मेडिकल कॉलेज में मिल जाता है। इस बच्चे के ने ऐसा क्या किया है जो इसके साथ हुआ? तो दूसरे दिन मैं मीटिंग में था, प्रोफेसर साहब जो हमारे अटेलियो माजरी इटालियन प्रोफेसर थे, बड़े रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनसे सेशन के बाद मैंने जिक्र कर दिया कि ये खबर आपने भी सुनी होगी, मुझे समझ नहीं आई कि आप लोगों ने एक इतने ऐसे बच्चे को जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है, आपने पूरे यूके में, वो भी आपने जो है उसको दाखिले से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हमने दाखिले से यूं इनकार किया कि जब हमने उससे इंटरव्यू लिया तो मिजाज के लिहाज से, फैमिली बैकग्राउंड के लिहाज से और उसके एम्स और एम्बिशंस के लिहाज से वो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के काबिल नहीं था। तो लिहाजा हमने कहा कि नहीं, तुम कुछ और कर लो, तुम बहुत समझदार बच्चे हो, लेकिन तुम जो हो वो मेडिकल की खिदमत और आर्ट और मेडिसिन में इतने कामयाब नहीं रहोगे। हमने ये कह के उसको रिजेक्ट किया है। और उसी पर ही उन्होंने मुझको एक एग्जाम्पल दे दी जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी, और वो ये थी कि अरस्तु एक फलसफी गुजरा है यूनान में। तो उस वक्त, उस दौर के अंदर वहाँ के बादशाह ने कहा कि मैं एक इरादा रखता हूँ कि तालीम हर आम और ख़ास के लिए आम कर दी जाए और हर एक को मिले जो तालीम भी हासिल करना चाहता है। तो लिहाजा मुझे मशवरा दिया जाए कि ये काम मैं करूँ या ना करूँ। तो उसके लिए जो उसके महल के अंदर जो बड़े दिमाग थे, बड़ी सोच रखने वाले फलसफी थे, उनमें अरस्तु भी था। तो उसको भी कहा गया और कहा गया कि मुझको जो है बताया जाए। 2-3 दिन के अंदर टाइम दे दिया गया कि आकर जो है बताया जाए कि आया मैं ये काम करूं तो किस तरह करूं और क्या करूं। तो जब अरस्तु का सबने ये कहा कि हाँ, ये तो आपका बड़ा अच्छा इक़दाम होगा कि तालीम हर एक के लिए होगी और वो जो तालीम भी हासिल करना चाहे उसको जो है वो दे दी जाएगी। जब अरस्तु का नंबर आया तो उसने कहा कि हर तालीम हर आम और ख़ास के लिए मुनासिब नहीं है। ये सुन के तो वो चिराग़पा हो गया। उसने कहा कि गालिबन ये पागल हो गया अरस्तु, इसको जो है सजा के तौर पे जंगल भेज दिया जाए 1 माह के लिए और उसको सजा के तौर पर
शहर बदर कर दिया गया, उसको जंगल भेज दिया गया। ये तो एक वाकया था ना, लोग सुनते हैं और बात खत्म हो जाती है। ये जो गोरा है, अंग्रेज जो सारी दुनिया पे हुक्मरानी की हुई है, तो ये बेवकूफ नहीं है, ये बहुत समझदार है। इसने उसको पॉइंट को नोट किया और उन्हें अपने तालीमी निज़ाम में ये चीज़ डाली कि बच्चे के मिजाज और बच्चे के ख़ानदान, उसका बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है किसी भी तालीम के लिए। और उसको क्या आया, वो इस तालीम के लिए मौजूद है या किसी और तालीम। बड़ी सिंपल सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। हमारे मदारिस हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ जो भी बच्चा जाता है और उसको वो दाखिला मिल जाता है, चाहे वो कुरान हाफिज कुरान बनना चाहे या वो और कोई तालीम हासिल करना चाहे, तो थोड़ी देर के लिए भी ये नहीं सोचते कि इन्हीं में से वो बच्चे निकलेंगे जो आज हम देख भी रहे हैं, जो कि रिकग्नाइज उलमाए दीन है। उनमें आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जो हैरत अंगेज होंगे और वो ऐसी बातें कर रहे होंगे या उनका ऐसा किरदार होगा जो शर्मनाक, हद तक शर्मनाक है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो ये चीज़ अप्लाई हर फील्ड में होनी चाहिए, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में। और उसको उसकी छान पटक जो है वो हर लिहाज से, उससे एक एग्जामिनेशन रिटर्न दे दिया, उससे आप किसी के कैरेक्टर को नहीं पहचान सकते या उसके फैमिली बैकग्राउंड को नहीं समझ सकते। वो किस तरबियत का या किस फील्ड के अंदर बेहतर रहेगा, उसको वही फील्ड चुनने दिया जाए जो उसकी तरबियत और उसकी कैरेक्टर के हिसाब से। ये मेडिकल की फील्ड जो है ये हर खास व आम के लिए नहीं होनी चाहिए। नतीजे आज आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ फेलोशिप की क्या सूरत हाल है। शुरू में जब ये लॉन्च हुआ था फेलोशिप हमारे यहाँ, तो हमें पार्ट 1 MRCP से छूट थी कि आप पार्ट 1 नहीं कर सकते, आप पार्ट 2 में डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं पार्ट 1 भी दो। उसके बाद आज वो रिकग्नाइज ही नहीं होती है। इसी तरह से हद तो हद ये है कि जो आपके गल्फ के मुमालिक हैं, उन्होंने भी इसको स्पेशलिटी या इस टाइप के दर्जात देने थे, क्योंकि ये हमारे मेडिकल काउंसिल की गलतियां हैं, ये हमारी तरबियत की गलतियां हैं। हमें जिस तरह से निकालना चाहिए हमने उनको उस तरह निकाला नहीं। वो तो इस गर्ज से ये फेलोशिप लेना चाहते थे, ये मेंबरशिप लेना चाहते थे कि वो किसी तरह से भी अपनी दुकान खोले और लाखों करोड़ों का धंधा शुरू कर दें। उनके जहनों में ये चीज थी, मेजॉरिटी की। मैं अभी भी ये नहीं कहूँगा सारे के सारे ऐसे हैं, उनमें बहुत अच्छे भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी की ये सूरत हाल है, बेशक आप चेक कर सकते हैं। लिहाजा आज हम दुनिया भर के अंदर बदनामी का बायस बने, या तो इतनी छूट थी हमारे लिए कि वो तमाम रास्ते हमारे लिए बंद हो गए। तो अर्ज ये है कि हमें इसको दोबारा से जो है देखना होगा। अगर वाकई हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें बुनियादी तौर पर चीज़ों को दुरुस्त करना होगा और उनको लेके चलना होगा। ये हुकूमत की बातें होती हैं, अल्लाह करे ऐसी हुकूमतें आएँ कि जो कि काम को कर सके यहाँ पर भी और दूसरे एशियाई ममालिक में भी, ताकि ये मुसलमान या नॉन मुस्लिम भी जो एशियंस हैं वो दुनिया पे छाएं और बता सकें कि हम तुमसे बेहतर इस और तुमसे ज़्यादा बेहतर कर सकें। हमारे यहाँ हैं ऐसे डॉक्टर जो अमेरिका के अंदर और इंग्लैंड के अंदर कामयाब तरीन रिसर्च के अंदर अपने आप को साबित किया है। वो पाकिस्तान से भी हैं, इंडिया से भी हैं और बांग्लादेश से भी हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी मिकदार है, बहुत थोड़े लोग हैं और उनमें बतदरीज 1970 से तो मैं देखता आ रहा हूँ कमी होती जा रही है तो, लेकिन वो जो एक लेवल था ना वो डाउन होता चला जा रहा है। तो वो मैं हट गया अपने मौजू से, लेकिन ये एक दिल में बात थी, मैंने कहा आपको बताऊं कि जब नियतें दुरुस्त नहीं होंगी तो फैसले भी दुरुस्त नहीं होंगे। तो नियतों का दुरुस्त होना पहली चीज़ है।
फैसलों के दुरुस्त होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।